गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। क्या आती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है। आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, कि अगर कोई चार्ज स्फेयर है, चार्ज स्फेयर, स्फेयर का मतलब फुटबॉल, समझ रहे हो, एक 3D सर्कल चार्ज स्फेयर है, उसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कितनी आएगी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे बहुत इजीली गॉस लॉ की हेल्प से। समझ में आई बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें दो केस बनते हैं बच्चों। एक तो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेयर। दो केस कौन कौन से हैं? एक तो बनता है होलो स्फेयर के केस में, खोखला स्फेयर, और एक सॉलिड स्फेयर। इसका मतलब क्या है बच्चों? होलो स्फेयर का मतलब है कि बस बाहर बाहर बाउंड्री है, अंदर उसके एयर है, अंदर उसके एयर है, केवल बाहर बाहर की बाउंड्री है। जैसे प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक की बॉल होती है तो बाहर बाहर बाउंड्री होती है और अंदर एयर होती है। और सॉलिड स्फेयर का मतलब क्या है? लेदर की बॉल, पूरा अंदर तक उसी मटेरियल से बना हुआ है, सॉलिड स्फेयर। फील आई? होलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। अब ये भी दो तरीके के मटेरियल के बन सकते हैं बच्चों, या तो इंसुलेटर के या कंडक्टर के। तो इंसुलेटर को यहाँ पे नॉन कंडक्टर बोला गया है, ठीक है। तो होलो स्फेयर भी दो तरीके के हो सकते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। और सॉलिड स्फेयर भी दो तरीके के हो सकते हैं बच्चों, कंडक्टिंग मटेरियल के बने हों या नॉन कंडक्टिंग। तो सर ये चार चार केस के लिए डिराइव करना पड़ेगा क्या? नहीं, फॉर्चुनेटली कहाँ है अपना दूसरा मार्कर? ये तीन केस के लिए एक ही डेरिवेशन है। ये तीन केस के लिए एक ही डेरिवेशन है क्योंकि इनका सारा चार्ज सरफेस पे रहता है। इनका सारा चार्ज सरफेस पे, पर बोल देते हैं, रहता है। इनका सारा चार्ज सरफेस पर रहता है। जैसे अगर मैं होलो स्फेयर की बात करूँ तो अंदर एयर है। अब सपोज मैंने इसे क्यू चार्ज दिया तो वो क्यू चार्ज सारा का सारा बाहर आ जाएगा सरफेस पे, अंदर कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा बच्चों, अंदर कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा, सारा का सारा बाहर रहेगा। चाहे वो होलो स्फेयर हो, होलो कंडक्टिंग हो, होलो नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग भी होगा ना, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि उसको जो भी चार्ज दे दोगे वो पिचुक करके बाहर का बाहर ही आ जाएगा। जो भी चार्ज उसे दोगे, अंदर इंजेक्शन में चार्ज भर के इसे अंदर भी दिया तो भी वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो कंडक्टर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीनों के केस में वो तुमसे पूछे कि डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर होलो। अब होलो में तो यही होगा, चाहे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड के केस में अगर कंडक्टिंग स्फीयर बोल रहा है तो फिर यही वाला केस लेना है, होलो वाला ही। सॉलिड के केस में अगर कंडक्टिंग स्फीयर बोल रहा है तो फिर यही वाला लेना है, क्योंकि उसका सारा जो चार्ज होता है बच्चों सरफेस पे आ जाता है। वहीं अगर अपन इसकी बात करें तो इसका जो चार्ज होता है, जैसे क्यू चार्ज मैंने इसे दिया, तो वो पूरा सरफेस के साथ साथ पूरी वॉल्यूम में बटा होता है। इस केस में ऐसे चार्ज होता है, पूरा अंदर तक चार्ज रहता है, और इसमें सारा चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस के ऊपर रहता है। समझ में आई बात? तो केवल दो केसेस देखेंगे अपन। पहला होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। ये तीनों में एक ही तरह की बात है क्योंकि सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे। और दूसरा केस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट केस और ये हो गया अपना सेकंड केस। नोट कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम निकालेंगे गॉस लॉ की हेल्प से एक होलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट केस हो गया अपना, इसमें 3.1 डाल देता हूँ। 3.1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग
स्फेयर, या फिर हम बोल सकते हैं और सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। होलो के केस में चाहे कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो यही वाला, और सॉलिड का कंडक्टिंग, तीनों का एक ही डेरिवेशन है। अब चाहे वो बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की तो भी यही वाला, वो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तो भी यही वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो होलो कंडक्टिंग स्फीयर की तो भी यही वाला डेरिवेशन। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि हम कोई सा भी स्फीयर ले लें, सपोज करो ये एक स्फीयर लिया मैंने जिसकी रेडियस है बच्चों कैपिटल आर, इस पे हमने क्यू चार्ज दिया तो वो सारा का सारा चार्ज हमेशा सरफेस पे आएगा, चाहे वो सॉलिड ही क्यों नहीं हो। सॉलिड अगर कंडक्टिंग हुआ ना बच्चों तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी भी नहीं रहता है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो ये क्यू चार्ज हमने इसे दे दिया है, सारा सरफेस पे आ गया। अब हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसमें भी दो केस बनेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसके अंदर निकालनी है या इसके बाहर निकालनी है। इस स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या इसके बाहर, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आउटसाइड, इसे हम ना स्फीयर या स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब ही हो जाता है होलो, ठीक है ना। जब भी शेल आ जाए, शेल वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है होलो स्फेयर, शेल खोखला, ठीक है ना। तो स्फेरिकल शेल का मतलब भी है एक खोखला स्फेयर, होलो स्फेयर। समझ गए बात को? सॉलिड स्फेयर नहीं होगा, स्फेरिकल शेल, शेल जैसे ही आ जाता है तो होलो स्फेयर की बात कर रहे हैं हम। अब आउटसाइड द स्फेयर, सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं स्फेयर के बाहर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं। सपोज करो मैंने एक ये पॉइंट ले लिया जो कि इससे x डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है ना, जो कि इससे x डिस्टेंस की दूरी पे है, ये P पॉइंट। सो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। कैसे करते थे वापस से याद करो, हम गॉस लॉ लगाते थे। तो सर गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस से फ्लक्स निकालेंगे, गॉसियन सरफेस बना के एक सरफेस बना लेंगे और इधर से फ्लक्स निकाल लेंगे और इधर से भी फ्लक्स निकाल लेंगे। गॉसियन सरफेस की कंडीशन क्या रहनी चाहिए कि थीटा अपना 0 डिग्री या 90 डिग्री रहे। तो उससे क्या हो जाएगा कि सर ई बाहर आ जाएगा और डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और एस इधर चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो अभी भी यही करेंगे। अब बस इसमें दिक्कत क्या है बच्चों में, गॉसियन सरफेस कैसा होगा। अब गॉसियन सरफेस कैसा होगा ये सोचने के लिए तुम सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। मेरा गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसी, इस स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बच्चों? मैं नीचे बना के दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये एक स्फीयर है, ये इस पर चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? सर ऐसे बाहर जा रही हुई, इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती हुई होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई। अब अपन को एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है जो कि इस फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि अगर सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एरिया वेक्टर फील्ड में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। सर कैसे? देखो अब इसके परपेंडिकुलर मुझे लेना है तो क्यों ना मैं एक स्फेयर ही ले लूँ, एक स्फेयर ही ले लूँ। तो ये जिसका सेंटर इस स्फेयर का ही सेंटर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से निकल रही होगी, अपनी ऐसी रेडियस से निकल रही होगी। तो इसका भी सेंटर अगर ये हो गया तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री नहीं, थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा होता किसके बीच में है? थीटा होता है ई और एरिया वेक्टर के बीच में। तो एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों? सर इस पॉइंट पर निकालना है तो इसके परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे निकालना है तो इसके परपेंडिकुलर। तो ई भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर। बात समझ में आई? अपन को कहाँ पे निकालना है? यहाँ पे। तो यहाँ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, सर पॉजिटिव चार्ज से इसे बाहर निकलती हुई। और अपन ने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लिया। तो हम लिखेंगे ये बात
कि कैसा गॉसियन सरफेस बनाया, स्फेरिकल। ऐसा एक बड़ा, उस छोटे स्फेयर को घेरते हुए एक बड़ा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। ड्रॉ सर्कल मत समझना, इसे स्फेयर है, स्फेयर 3D में, ठीक है। तो हम ये बात लिखेंगे, ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमेशा उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पे अपन को फील्ड निकालनी है। गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस x पासिंग थ्रो p, पासिंग थ्रो p किस रेडियस का होगा, वो x रेडियस का होगा, हाँ या ना। अब इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालना है अपन को, इस गॉसियन सरफेस का अपन को फ्लक्स निकालना है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इस तरफ, एरिया वेक्टर सर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर भी अपना इस तरफ ही आएगा। अगर यहाँ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर ऐसे बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। तो हम बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और थीटा कितना है, थीटा है ई डी एस कॉस 0 डिग्री। एस और ई में कितना एंगल है, 0 डिग्री। हमने सरफेस ही ऐसा लिया कि ई और एरिया वेक्टर में कितना एंगल आ जाए, 0 डिग्री। तो स्फेरिकल के केस में, स्फेरिकल के केस में कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे बच्चों, स्फेरिकल ही लेंगे। जब लॉन्ग चार्ज था अपना तो अपन ने कैसा गॉसियन सरफेस लिया था, तब अपन ने लिया था एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जब अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी थी तो भी हमने सिलेंडर लिया था, लेकिन ऐसे सोया हुआ हमने सिलेंडर लिया था इस तरीके का। और स्फेरिकल के केस में कैसे गॉसियन सरफेस लिया, स्फेरिकल ही। समझ में आई बात? चलो, तो ई डी एस कोस 0। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कांस्टेंट है उस सरफेस के? सर देखो, इससे हर पॉइंट इक्वली दूरी पे, सिमेट्री है एक तरीके से। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट इस चार्ज से इतनी दूरी पे, इससे इतनी दूरी पे, इससे इतनी दूरी पे, ऐसे इस पॉइंट की बात करूं तो ये इससे कम दूरी, बाकी सब। तो हर पॉइंट एक दूसरे की एग्जैक्ट लोकेशन पे है, सिमेट्रिकली सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेम हैं। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी होगी कांस्टेंट। देखो इस बात को समझो। सर ये कैसे बोल सकते हो आप? जैसे इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, तो इससे सबसे पास एक चार्ज, फिर 2 चार्ज इतनी दूरी पे, फिर 2 चार्ज इतनी दूरी पे। सेम कहानी किसी दूसरे पॉइंट के लिए कि सबसे पास ये एक चार्ज, फिर 2 चार्ज इतनी दूरी पे, फिर 2 चार्ज इतनी दूरी पे। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हर पॉइंट पे। समझ में आई बात? इसीलिए वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गई। तो ई इंटीग्रेशन डी एस कोस 0, कोस 0 1 हो गया। अब डी एस का इंटीग्रेशन एस हो गया। एस मतलब इस स्फेयर का एरिया। तो इस स्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? ई इंटू 4 पाई, एक्स की जगह आर ले लेते हैं अपन, इसे स्मॉल आर, ठीक है ना। कितनी दूर निकाल रहे हैं? स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं अपन, तो उसी का एरिया आएगा। बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि वो इसकी रेडियस ले लेते हैं। भाई हम फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं? हम फ्लक्स निकाल रहे हैं इस गॉसियन सरफेस का, पाई नेट ऑफ गॉसियन सरफेस। तो एरिया जो आएगा वो इसी का एरिया आएगा। तो इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर, इसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से अपना फ्लक्स आ गया। अब हमें ये भी पता है कि यूजिंग गॉस लॉ फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो क्यू इन कितना है? सर इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? टोटल क्यू का क्यू, टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर आ गया क्या? हाँ, तो फिर कितना फ्लक्स आ जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये हो गया अपना 1, ये आ गया अपना फाई नेट। तो ये हो गया, इसे 1 बोल दिया और इसे 2 बोल दिया। कहाँ तक विजिबल है हमें? अभी तो है विजिबल। तो मैं बोल सकता हूँ कि फ्रॉम 1 इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में चल जाएगा, तो ई कितना आ जाएगा बच्चों? क्यू अपॉन 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट मिलके हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर।
यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी कि इससे सेंटर से अगर आर डिस्टेंस वाले पॉइंट पर निकालनी है तो कितनी आ गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अपने गॉस लॉ से निकाल लिया हमने। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो, इसका मतलब क्या समझे हम? इसका मतलब ये समझे कि सर अगर कोई भी स्फेयर है होलो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग जिस पे चार्ज है टोटल, इस बार सपोज मैंने मान लिया स्मॉल क्यू, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर मुझे फील्ड निकालनी है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है, तो वो कितनी आएगी, के इसका चार्ज क्यू अपॉन सेंटर से कितने डिस्टेंस है एक्स, एक्स का स्क्वायर। इतना सिंपल। अगर कोई स्फेयर की फील्ड निकालनी है बाहर की तरफ, किसी भी होलो स्फेयर की या सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर की फील्ड निकालनी है बाहर की तरफ, तो के उसका चार्ज क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस। यानी कि क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, हम ऐसा अज्यूम कर लें कि सर जब भी बाहर फील्ड निकालनी है तो हम ये मान लें कि ये जो क्यू चार्ज है सारा का सारा कहाँ है, सेंटर पे। ये जो क्यू चार्ज है ये सारा का सारा कहाँ है, सेंटर पे। ये जो क्यू चार्ज है सारा का सारा सेंटर पे है। इससे पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे निकालनी है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो आता है ना अपन को के क्यू बाय आर स्क्वायर या फिर एक्स, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो एक तरीका है, इसी को शेल थ्योरम भी बोला जाता है, लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं है। ठीक है ना? तुम तो सीधे ऐसे याद रखो कि भाई एक होलो स्फेयर है या कंडक्टिंग स्फेयर है। अभी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में भी मैं बताऊंगा यही आएगा बाहर। तो ये याद रखो कि स्फेयर की वजह से अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सेंटर से डिस्टेंस देख लो, के उस स्फेयर का चार्ज अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आई बात? इसका डेरिवेशन हमने देख लिया। अब सेकंड डेरिवेशन पे आ जाते हैं। इनसाइड द स्फेयर, बाहर का तो हमने निकाल लिया, इनसाइड द स्फेयर। ये अपना स्फेयर था आर रेडियस का, प्लस 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 प्लस, आर रेडियस का स्फेयर था। मुझे अंदर किसी एक पॉइंट पे, अब वो पॉइंट देखो हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि एक सीधी लाइन में हो, इसलिए मैं वो पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ कि इस पी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो अब क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। कैसा लेंगे? स्फेरिकल ही लेंगे। अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्यों लिया बच्चों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म रहेगी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म रहेगी। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, इसमें खेल देखना अब तुम, कि सर नेट ई डॉट डी एस होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नोट, बिल्कुल होता है। अब हमें ये बात पता है कि ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस अपने जो गॉसियन सरफेस है एस है ना, ये लिख देते हैं अपन, पहले इसे लिख लेते हैं अपन। अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पे अपन फील्ड निकालना चाहते हैं, तो वी वांट टू, यहाँ पे आर लेस देन आर है। पहले क्या था, आर जो अपना था वो रेडियस से बड़ा था इसलिए बाहर चले गए थे, और यहाँ पे क्या है अपना आर रेडियस से छोटा है, आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो वी वांट टू कैलकुलेट, उसमें भी आउटसाइड द स्फेयर में ब्रैकेट में लिख लेना आर ग्रेटर देन आर। ठीक है ना, जब अपनी डिस्टेंस रेडियस से बड़ी हो। वी वांट टू कैलकुलेट फील्ड एट अ पॉइंट inside the sphere. तो take a spherical Gaussian surface of radius r passing through
पी से पास करता हुआ हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। अब गॉस लॉ लगा देते हैं सर, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी एस को खोल देते हैं तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन। अब इस अपने गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है भाई? सर सारा चार्ज तो बाहर था, जो भी चार्ज था वो तो बाहर था, इसके अंदर तो जीरो चार्ज आ रहा है, तो क्यू इन कितना हो गया? जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, तो इंटीग्रेशन से बाहर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो अपन एप्सिलॉन नॉट जीरो। अब ये भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही, ये भी कुछ ना कुछ आएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा ना, जीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करूँ तो जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी। बात समझ में आई कि देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कोस थीटा, मुझे थीटा निकालने की भी जरूरत नहीं है कि सर कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ भी आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, जो भी आएगा ये पूरा का पूरा ये इधर डिवाइड में जाएगा, तो जीरो अपॉन जो भी डिवाइड में वो टोटल क्या आ जाएगा? जीरो। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि सर ई इज इक्वल टू जीरो अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा। तो जीरो से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई अपनी? जीरो न्यूटन पर कूलॉम। यानी कि एक होलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बच्चों? जीरो आएगी। अंदर जीरो, बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अंदर हमेशा किसी भी पॉइंट पे निकाल लो जीरो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होलो स्फीयर के या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के। समझ में आई? अंदर हमेशा जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि सर क्यू इन ही जीरो हो गया, क्यू इन जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा। सर ये जीरो नहीं होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा, कैलकुलेट करके देख लेना। हालांकि इसमें हमें थीटा निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन नॉन जीरो रहेगा इसलिए किसे जीरो होना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी अपनी? जीरो। समझ में आई बात? नोट कर लो। यानी कि अगर हम कंक्लूड करें, समराइज करें अपनी बात को, तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर स्फेरिकल शेल, है ना, कंक्लूजन लिख रहे हैं अपन, फॉर स्फेरिकल शेल मतलब होलो स्फेयर या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। कंडक्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, अगर हम r ग्रेटर देन r की बात करें कि भाई जब एक p पॉइंट पे निकालना है, जब डिस्टेंस उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट p विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एक ऐसे पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं हम जो कि सेंटर से कितना दूर है? r डिस्टेंस। अगर r रेडियस से बड़ा है ना, दो केस बनेंगे। इफ r इज ग्रेटर देन r, यानी कि आउटसाइड द स्फेयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल r जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और अगर r लेस देन r है, यानी कि अगर हम स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? तो आ जाएगी ज़ीरो। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये अपन ने समराइज कर दिया। अब E वर्सेस R का अगर अपन ग्राफ बनाए, E वर्सेस R ग्राफ या प्लॉट, ठीक है ना, E वर्सेस R का अगर अपन ग्राफ बनाए तो मुझे ये पता है कि यहाँ सेंटर है उसका, क्या है? सेंटर, और ये है अपनी E। तो जब तक हमारी जो डिस्टेंस है बच्चों वो ये R है, जब तक वो कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाती, जीरो से जब तक डिस्टेंस बढ़ के कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाती तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब तक
यहाँ से देखो, यहाँ निकाल रहे हैं, जैसे अंदर हैं तब तक तो 0 0 0 0 0 0 0, जैसे सरफेस पे आए, सरफेस पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, KQ/R², यानी कि 1/R² वाला, तो इस तरीके से डिक्रीज़ हो जाएगी। समझ में आई क्या बात? ये E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो 1/R² में ऐसे ही तो ग्राफ जाता है, तो इस ग्राफ को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। अगर मैं बड़ा करके बनाऊँ इसे, तो फिर एक ग्राफ कैसा जाता है बच्चों, ये है E, ये है R। तो जब तक R के बराबर नहीं होगा तब तक तो 0, और यहाँ पे जैसे ही R के बराबर हुआ वैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी E max। यहाँ से फिर ऐसे डिक्रीज़ होना शुरू कर देगा, क्योंकि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। अब कितना हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² हो जाएगा। समझ में आई? तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसलिए इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सब में तो यहीं से ग्राफ अपना ऐसे जा रहा था, लेकिन इस केस में R तक तो 0 ही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद ग्राफ ऐसा जाएगा। समझ में आई बात? तो मैं एक बात और बोल सकता हूँ कि इसका मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, E max विल बी एट द सरफेस ऑफ स्फेयर। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहाँ पे आएगी, नोट, वो आएगी सरफेस पे, यानी कि R किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर। सरफेस पे आने का मतलब ही क्या है कि अपनी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर। तो E मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, सर वो हो जाएगी KQ/R की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस R²। ये बात समझ में आई? देखो अंदर तो 0 थी, तो सबसे पास वाला पॉइंट कहाँ है जहाँ पे नॉन ज़ीरो होगी, रेडियस वाला, सरफेस पे। तो सरफेस पे फील्ड आएगी KQ/R², और उसके बाद उससे कम होती जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। समझ में आया बात? आज इतना ही करते हैं, ठीक है ना। होलो स्फीयर का पूरा हमने कर लिया, कल नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड स्फीयर का पूरा कर लेंगे और हमारा चैप्टर ख़त्म। चलो बाय।